था, इसीलिए वो उसके साथ अरुण भगत जैसा व्यवहार कर रहा था। हालांकि प्रीति उसके इस व्यवहार से नाराज हो गई और वो दक्ष को धमकाने और कमजोर बताने लगी, जिसके बाद दक्ष ने उससे फिर भी सौदा करने की वजह पूछी, जिसके बाद राजकुमारी प्रीति ने बताना शुरू किया। क्योंकि आपने रक्त समुदाय के युवा प्रतिनिधि की प्रतियोगिता में छठे स्तर की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। आपने पूर्ववर्ती युवा प्रतिनिधि को भी हराया है। आपकी इतनी क्षमता है कि आप सुंदरवन में छिपे औषधि पदार्थ और खजानों को ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो आप अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग के शीर्ष 10 योद्धाओं में शामिल हो सकते हैं। इस समय शीर्ष 10 में केवल 3 इंसान हैं। राजकुमारी प्रीति अपनी बातों से दक्ष को रिझाना भी चाह रही थी, ताकि अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग की बात सुनकर रक्त समुदाय का युवा प्रतिनिधि अरुण भगत का साथ मिल जाए। राजकुमारी प्रीति के प्रस्ताव को सुनकर दक्ष ने अभिमानी होने का दिखावा किया और कहा, मैं निश्चित रूप से अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग का शीर्ष योद्धा बनूंगा। दक्ष की बातें सुनकर राजकुमारी प्रीति को लगा कि रक्त समुदाय का युवा प्रतिनिधि एक अहंकारी आदमी है। इतना अहंकारी आदमी कभी भी शक्तिशाली योद्धा नहीं बन पाएगा। इसलिए राजकुमारी प्रीति मुस्कुराई। यदि ये दूसरा युग होता तो शायद आप में शीर्ष योद्धा बनने की ढेरों संभावना होती, लेकिन इस काल में इस धरती पर कई शीर्ष प्रतिभा है। मुझे डर है कि आपकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि दक्ष इस समय अरुण भगत के भेष में था, इसीलिए वो उसी की प्रवृत्ति के मुताबिक पेश आ रहा था। यदि मैं शीर्ष योद्धा बन गया तो क्या मैं तुम्हें एक चुंबन कर सकता हूँ? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। दक्ष की बातें सुनकर राजकुमारी प्रीति को थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, ना ही वो शर्माई। वो दक्ष के व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो दिन वास्तव में आता है तो आपके प्रस्ताव पर अवश्य ही विचार किया जाएगा। दक्ष ने कहा, यदि मैं अर्ध ब्रह्मांड मंडल की रैंकिंग में शीर्ष योद्धा बन गया तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य काम करना पसंद करूंगा और साथ ही तुम्हारे प्रस्ताव पर अवश्य विचार करूंगा, और उस समय मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ हम बिस्तर होऊंगा। दक्ष ने बातों ही बातों में राजकुमारी प्रीति के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था। राजकुमारी प्रीति ने कहा, मैंने जो तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा है तुम्हें उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। वैसे यदि तुम मेरे साथ काम नहीं करते हो तो सुंदरवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। दक्ष ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं इस समय तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। दक्ष और प्रीति में काफी देर तक बातें होती रही, लेकिन दोनों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। अंततः राजकुमारी प्रीति दुखी मन से वहां से चली गई। यदि दक्ष ने राजकुमारी प्रीति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता और सिंह परिवार व सुहासिनी महल के बीच के गठबंधन में वो प्रवेश कर जाता तो उसके लिए कुछ भी करना वास्तव में मुश्किल होता। दक्ष ने राजकुमारी प्रीति के साथ जो व्यवहार किया था, इससे उसके मन में किसी तरह की आशंका पैदा नहीं होती और ना ही वो दक्ष की वास्तविक पहचान को लेकर कोई टिप्पणी करती। लेकिन राजकुमारी प्रीति के जाने के बाद दक्ष के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई। उस चुनौती का नाम था सुहासिनी सेना का सेनापति वेणुगोपाल। वेणुगोपाल ने चिल्लाते हुए कहा, अरुण भगत, आज मैं तुम्हारे पैर और हाथों को तोड़ दूंगा ताकि तुम अगले 10 दिनों तक घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाओ। वेणुगोपाल अकेला नहीं आया। सुहासिनी के अन्य 4 सेनापति भी इस समय वहां पहुंच गए थे। 9वें स्तर के 5 अर्ध ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं ने दक्ष को घेर लिया था। राजकुमारी प्रीति नजदीक की एक चट्टान पर बैठ गई। उसकी निगाहें नीचे की ओर थी। वहां से वो दक्ष को साफ देख सकती थी। बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था। अरुण भगत को रक्त समुदाय के योद्धाओं ने पहले ही उससे अलग कर दिया है, फिर भी वो इतना अभिमानी है और उसे अपनी औकात का पता नहीं है। सुहासिनी सेना निश्चित रूप से उसे उसकी औकात बता देगी। राजकुमारी प्रीति ने अपने हाथ को घुटने पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुहासिनी सेना ने पहले भी उस पर हमला किया। इस बार हम भी देखेंगे कि अरुण भगत इस हमले पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। मैं ये देखने को उत्सुक हूं कि वह हमले का सामना कर पाने में सक्षम है या नहीं। वो इस समय 5वें स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल का योद्धा है। यदि उसके साथ मुखौटे वाली महिला नहीं होती तो वो वेणुगोपाल से मुकाबला नहीं कर पाता। राजकुमारी प्रीति बूढ़ी की बातों से सहमत थी। वो दक्ष के साथ साथ मुखौटे वाली उस महिला के बारे में पता लगाना चाहती थी।
राजकुमारी को उम्मीद थी कि यदि अरुण भगत पर हमला होता है तो वो मुखौटे वाली महिला सामने आकर उस हमले पर वाजिब प्रतिक्रिया देती है तो उसे कमतर नहीं आंका जा सकता था। वेणुगोपाल जोर से चिल्लाया, अब तुम्हारी मौत तय है युवक। वेणुगोपाल की आवाज इतनी ऊंची थी कि सभी मानव योद्धा भागे भागे पहाड़ी के पास पहुंच गए। अरुण भगत अभी एक युवा प्रतिनिधि है, उसके साथ इस तरह के व्यवहार को कैसे किया जा सकता है? रक्त समुदाय के योद्धा ने अपनी दबी जबान में बातें कही। दूसरे ने कहा, सुहासिनी सेना के सेनापति को क्या लगता है रक्त समुदाय का युवा प्रतिनिधि कोई ऐरा गहरा योद्धा है? युवा प्रतिनिधि में युद्ध की दशा और दिशा बदलने की क्षमता होती है। वेणुगोपाल के एक समर्थक ने कहा, पहले उसकी स्थिति कुत्ते वाली थी, अब वो नदी में डूबते हुए कुत्ते की तरह हो गया। क्या इस दुनिया में अरुण भगत से अधिक कोई दुखी आदमी मिल सकता है? जब किसी के अंदर क्षमता ना हो उसे अहंकारी नहीं होना चाहिए। ये उसकी गलती है। वो हर जगह दूसरों का अपमान कर रहा है, उसे इसका भुगतान करना होगा। एक योद्धा ने गंभीर लहजे में कहा। रक्त समुदाय के योद्धा सुप्रिया और व्यास परिवार के सभी योद्धा वहां पहुंच गए थे। वो सभी इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे कि वहां चल क्या रहा है। सुमन व्यास ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ देख लिया। उसने कहा, सुहासिनी की सेना ने पहले ही चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। ऐसा लगता है कि वरुण भगत को बचने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते। सुप्रिया गंभीर दिख रही थी। उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरुण भगत की सोच कैसी, वो हमारे साथ किस तरह से पेश है। क्योंकि वो रक्त समुदाय का युवा प्रतिनिधि है, हमें कुछ करना होगा। शब्बीर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मुस्कुराने लगा। अरुण भगत इसका हकदार है, उसने खुद ही इन सारी समस्याओं को जन्म दिया है। अगर उस महिला ने उसकी रक्षा ना की होती तो वो अब तक जीवित नहीं होता। सुप्रिया के परिवार के योद्धा, व्यास परिवार के सदस्य और रक्त समुदाय के योद्धा सभी वहां खड़े थे। उन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की। रक्त समुदाय के 3 शीर्ष योद्धा सुप्रिया, मीमांसा और शब्बीर तीनों एक आम सहमति पर पहुंच गए। अंत में सुप्रिया ने सुहासिनी सेना के वरिष्ठ योद्धाओं को अपनी राय बताने के लिए दूत भेजा। अरुण भगत अभी भी रक्त समुदाय का युवा प्रतिनिधि है। यदि सुहासिनी सेना उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करती है तो ये रक्त समुदाय का अपमान माना जाएगा। अगर चीजें यहाँ तक पहुंच जाती हैं तो हम केवल बैठकर नहीं देखेंगे। सुहासिनी सेना को जैसे ही सुप्रिया का यह संदेश मिला, वो सभी हंस पड़े। हम उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हम उसे तब तक मारते रहेंगे जब तक वो खुद ही अपने आप घुटने न टेक ले। ये ठीक रहेगा ना? सुहासिनी सेना के समर्थकों में से एक राजकुमार अंकित ने हंसते हुए कहा। क्योंकि बड़ी संख्या में योद्धाओं का समूह वहां एकजुट हुआ था, उनके लिए रक्त समुदाय का युवा प्रतिनिधि एक लाचार व्यक्ति था। युवा प्रतिनिधि भले ही पद से ऊंचा हो, लेकिन उसका कद अधिक नहीं था। तभी सुहासिनी सेना के सेनापति वेणुगोपाल ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी दिशा में आ रही है। जब तक वो खुद को संभालता, वेणुगोपाल जमीन पर गिर गया। वेणुगोपाल ने विपरीत दिशा में देखा तो पाया कि उस दिशा से धूल भरी आंधी उसकी ओर बढ़ रही है। वेणुगोपाल असहज हो गया। दक्ष अब भी अपने स्थान पर ही मौजूद था। इस हमले से वेणुगोपाल अधिक हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि दक्ष के पास एक रहस्यमयी महिला है, इसलिए वो बेहद सतर्क था। अरुण भगत, तुम पहले से बुरी तरह से घिरे हुए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा? वेणुगोपाल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अरुण भगत को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था। उसका मन गुस्से से भरा हुआ था। तुम केवल बातें करना जानते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। कायरों की तरह किसी महिला के पीछे मत छिपो। अगर तुम इतने मजबूत हो तो मुझसे सीधी लड़ाई लड़ो, फिर हम देख लेंगे कि मजबूत योद्धा कौन है और वो कौन है जो घुटने टेकने के लिए मजबूर है। हर कोई बता सकता था कि वेणुगोपाल अरुण भगत को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वहां मौजूद योद्धा सोच रहे थे कि यदि अरुण भगत समझदार है तो वो वेणुगोपाल की चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। ईमानदारी से कहूं तो तुम इस क्षमता और पहचान के साथ मुझसे मुकाबला करने के योग्य नहीं हो, दक्ष ने कहा। वेणुगोपाल का अनुमान था कि अरुण भगत ऐसा ही कहेगा। वो कुछ बोलता इससे पहले ही दक्ष ने कहा, हालांकि यदि तुम लड़ने पर जोर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करके खुद को छोटा नहीं कर सकता। कितने दिन तक घुटने टेकने के लिए मजबूर करने वाले थे तुम? 10 दिन ना? तो चलो 10 दिनों तक घुटने टेकते हैं। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखकर वेणुगोपाल आगे बढ़ने लगा। क्या रक्त समुदाय के युवा प्रतिनिधि ने वास्तव में वेणुगोपाल की चुनौती को स्वीकार कर लिया है?
एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, हाँ, वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वो 5वें स्तर के